बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम टुडे विद हुसैन थेबू के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान। आज की ख़ास खबर ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया है, वही एज़ यूजुअल उन्होंने फरमाया कि आने वाले 3 महीने बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं पाकिस्तान की इकानमी के लिए, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए। लेकिन उन्होंने एक चीज़ उनमें ऐड भी की है कि जितने भी हमारे मिनिस्टर हजरात हैं उनकी छुट्टियाँ बंद, वो मुल्क से बाहर भी नहीं जा सकेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज पेशावर में अपना पावर शो कर रही है। एक मुबसरीन का कहना ये भी था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इलाकाई जमात है, उनका सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रेंथ जो है वो सिंध के अंदर है। लेकिन आज पीपल्स पार्टी ने अपना 54th फाउंडेशन जो योम तासीस है वो पेशावर में मना रहे हैं, उस पर भी तफसीलन हम बात करेंगे। इसके साथ साथ मुल्क में बेरोज़गारी, मुल्क में महंगाई और ख़ास तौर पे इस वक्त अगर देखा जाए तो कराची में एक नया थ्रेट आ गया है कि हम घर कौन सा ले लें, हम घर कहाँ ले लें और कौन सा बिल्डर अच्छा है और कौन से अफसर की साइन से हमें घर मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट जनाब चीफ जस्टिस साहब इस पे मुसलसल हेयरिंग कर रहे हैं। आज भी उन्होंने इसी केस पे हेयरिंग के बताया। उन्होंने कंटोनमेंट बोर्ड के लिए भी ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि ये कंटोनमेंट बोर्ड जो है वो कमर्शियल किस तरह से कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये भी है, मुबसरीन का मोदबाना सी गुजारिश ये भी है कि क्या हम इस पे डिस्कस करेंगे, क्या दोहरा मेयार तो नहीं है, क्या यहाँ पे नस्ला टावर बन गया। उसके लिए बिल्डर का कहना ये है कि मुझे 17 मुख्तलिफ एजेंसियों ने उसकी परमिशन दी, वो परमिशन पैसे लेके दी या फ्री में दी या किसी भी तरह से दी, वो दी। उसके बाद वो प्रोजेक्ट बना और वो प्रोजेक्ट में भी पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इलीगल नहीं है अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस साहब खुद। लेकिन उसको डिमोलिश करना क्या वो ठीक है? देखा जाए तो 2020 दिसंबर में बनी गाला भी इलीगल डिक्लेयर हुआ था, जिसके तहत 12 लाख रुपए देके हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने उसको रेगुलराइज़ किया। वहीं पे ही ग्रांड हयात टावर को भी रेगुलराइज़ करने के लिए 17.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। पंजाब में इन्हीं के ऊपर ये जो इलीगल सोसाइटीज़ बनी, तकरीबन 6000 गैर कानूनी सोसाइटीज़ में पंजाब गवर्नमेंट ने आर्डीनेंस लाया और उस आर्डीनेंस के तहत सिर्फ 2% पेमेंट करके उन सब को रेगुलराइज़ किया गया। क्या सिंध गवर्नमेंट अभी तक इन सारी चीज़ों को देख रही है? जिन लोगों ने ये मिडिल क्लास के लोग हैं जिन्होंने अपने घर लिए, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। कुछ दिन पहले सईद गनी साहब ने फरमाया था हाउस में खड़े होके कि अगर ये बात हुई, मेरे होते हुए किसी ने किसी का घर गिराया तो मैंने इस हाउस में नहीं रहना। तो मैं जनाब हिज हाइनेस सईद गनी साहब को कहूँगा कि आपकी रिज़ाइन आ जाए उसके पहले कि वो जो नस्ला टावर है वो गिर रहा है। इस तमाम बातों पे हम तफसीलन बात करेंगे। हमारे साथ बिज़नेस लीडर हैं, फार्मर चेयरमैन आबाद हैं, हसन बख्शी साहब हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ पाकिस्तान में इस वक्त क्राइसिस हर फील्ड में ही है। जो इस वक्त सुई गैस है उसमें ज़्यादा है, या हमारी जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में इस वक्त गैस अवेलेबल नहीं है। हम किस तरह से कॉम्पीट करेंगे? CNG स्टेशंस को बंद करने का नोटिफिकेशन आया है। हमारे साथ फार्मर डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर सुई सदरन गैस मुस्तफ़ा अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलन बात करेंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब, आपने हमें टाइम दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब हमारे प्यारे दोस्त नादिर गबोल साहब जो अभी रिसेंटली एक वर्कशॉप भी करके आए हैं, उनसे पूछेंगे कि जनाब क्या रहा वहाँ पे, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अब इलाकाई जमात कहला रही है, क्या पेशावर में अपना पावर शो कामयाब करेंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया नादिर गबोल साहब, आपने हमें टाइम दिया। सर मैं आपके पास सबसे पहले आऊँ, इस वक्त आप जो बिल्डर हजरात हैं वो हुकूमत को पैसे दे के और आप एक इलीगल चीज़ें बनाते हैं, फिर गरीब लोग हमारे जैसे जो है वो जाके वो ख़रीदते हैं और फिर तोड़ा जाता है, तो ये आपकी गवर्नमेंट की और सब लोगों की मिली भगत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखिए, हम जो पैसे देते हैं ना वो लीगल काम करवाने के देते हैं, ठीक, और जहाँ पर इलीगल काम होता है वहाँ भागीदारी होती है। तो हम में और उन लोगों में फ़र्क है। वो पैकेजेस देते हैं और
अगर आप ये समझते हैं कि कराची या सिंध में पानी का कनेक्शन थे वो साहब बगैर पैसे के हो जाए, जी सर, तो मैं आपको अपने कई प्लॉटों के कागजात देने को तैयार हूँ, या कि एक नक्शा पास हो जाए। जी सर, आप अपनी किस्मत आजमा के देख लें, माशाल्लाह बाल आपके आज काले हैं, जब तक आधे सफ़ेद होंगे जब मैं आके पूछूंगा कि थेबू साहब ये नक्शा मेरिट पे हुआ है कि नहीं हुआ, हम वहीं के वहीं खड़े रहे। हाँ देखिए, अनफॉर्चुनेटली इस माशरे में बुराई बहुत डेप्थ तक आ चुकी है। आपने अपने प्रोमो में कहा कि लोग परेशान हो रहे हैं और नस्टा टावर की भी जिक्र किया। देखिए, हमारी बहुत मुनासिब सी इस्तदा है चीफ जस्टिस साहब से। हम ये कहते हैं कि जी आज तक जो हो गया उसको एक तरफ करें, आज के बाद एक लाइन बना दें, एक वो महकमा, एक वो इदारा, एक वो एजेंसी, एक वो अथॉरिटी जिन पे उनको यकीन हो। हमें बोले कि हम अपने प्रॉपर्टी के प्लॉट लेने से पहले कागजात उनको चेक कराएं, अप्रूवल भी वहाँ से ले लें। उसके बाद फिर हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जानी चाहिए, उसकी ज़िम्मेदारी शुरू हो जानी चाहिए अगर उसने कोई गलत अप्रूवल दिया है या गलत ज़मीन पे अप्रूवल दिया है। क्योंकि आज ये हो रहा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स की सैंक्टिटी नहीं है। इस वक्त सिंध गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल सिंध गवर्नमेंट का है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध गवर्नमेंट का है। जब वो कोर्ट में जाता है तो अमूमन ये डिस्कशन होती है कि ये तो पैसे लेके कनाइवेंस के साथ इशू हुए हैं। ठीक है, मुमकिन है हुए भी होंगे जैसे आपने भी कहा, पर मैं कहता हूँ आज मुझे ना जाना है, अगर लाइसेंस वो बनाना है ड्राइविंग लाइसेंस, तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस के ऑफिस में जाऊँगा ना। बिल्कुल ठीक। जो हुकूमत वक्त कहेगी वो दफ्तर में जाऊँगा, तो वो हमें इसको सीधा करना पड़ेगा। और जो 74 साल से तकलीफ़ें हुई हैं, सिर्फ कराची में, सिंध में नहीं हुई है, पूरे पाकिस्तान में हुई हैं, इस्लामाबाद में भी हुई हैं। आपने कहा कि कई चीज़ें रेगुलराइज कर दी गई हैं, तो देखिए हमें हकीकत पसंदाना रवैया अख्तियार करना पड़ेगा। हम इतने अमीर नेशन नहीं हैं, ना हमारे लोगों के पास इतना पैसा है कि 74 साल की गलतियां हम तोड़ दें और लोगों को सड़क पे ले आएँ। हम उनको रिहैब नहीं कर सकेंगे, हम उनको मुतवाज़िर घर नहीं दे सकेंगे। इसलिए जब हम नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी और हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन में प्राइम मिनिस्टर के साथ थे, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की सर कि हमें इसको होलिस्टिकली सोचना पड़ेगा और आज लाइन ड्रॉ कर दें। इससे पहले वालों के लिए एक कमीशन बना दें जिसमें कोई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को रख दें और वो केस टू केस देख लें कि क्या चीज़ रेगुलराइज हो सकती है और क्या नहीं हो सकती। तो उन्होंने ये बात मानी और उन्होंने पंजाब में एक ऑर्डिनेंस के थ्रू ये कमीशन बना दिया। हमारी गुजारिश सिंध गवर्नमेंट से भी यही थी कि आप भी एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के अंडर एक कमीशन बनाते हैं और जो पाकिस्तान भर में पॉलिसी है, हम ये नहीं कहते हमें कुछ और दे दें, जो पाकिस्तान भर में पॉलिसी है उस पर काम करें। क्योंकि देखिए जब कोर्ट में हम जाते हैं तो कोर्ट आपको पता है महीने में 2-3 दिन आता है कराची में बेंच, जब CP9 लगती है जिसमें अक्सर ही केसेस हैं, तो हार्डली 5 से 7 मिनट मिलते हैं वकील को अपना केस प्रेजेंट करना। अब ये ट्रायल कोर्ट तो है नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट है, ये तो मतलब फाइनल कोर्ट है ना। तो पहले तो अमूमन ये होता था कि ट्रायल कोर्ट से चीज़ें चलती थी, साफ़ होती एक क्लैरिटी आती थी और फिर सुप्रीम कोर्ट के पास एडजुडिकेशन के पास आती थी। बट अब ये यहाँ पर है, अपीलेंट कोर्ट है, इसके बाद तो हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। तो हमने गुजारिश सर इसके पास मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपके पास अथॉरिटी है ना, आप वज़ीर आज़म साहब की जो हाउसिंग स्कीम है उसकी भी टीम के आप मेंबर हैं, तो आप वज़ीर आज़म साहब से मीटिंग्स में ये बात नहीं की कि कोई लेजिस्लेशन करें, ये क्या हो रहा है? देखिए 18वीं तरमीम के बाद हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, इसीलिए पंजाब ने अपना ऑर्डिनेंस लाया, इसीलिए सिंध अपना ऑर्डिनेंस लाने जा रहा है। वज़ीर आज़म साहब उसमें कर नहीं सकते क्योंकि उनका इख्तियार नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद अब ये सूबे नहीं करना है। हावेवर ये हम सब इस पॉइंट पे इत्तेफाक रखते हैं, मैं जिससे भी बात किया हूँ, कि जो भी एक कोई अथॉरिटी कर दी जाए जिससे सुप्रीम कोर्ट मुतमईन हो। देखिए लोग तो परेशान हैं ना आज, पर जिस बिल्डर ने ये प्लॉट लिया 2012 में और इसमें एक्स्ट्रा लैंड हुआ था 1957 में, वो तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था। तो आप उसको भी बोलते हैं कसूरवार है, तो वो भी उसी तरह सफ़र कर रहा है जिस तरह एंड कंज्यूमर कर रहा है। कोई अथॉरिटी बना दी जाए। देखिए मैं काम ये करूँगा नहीं आइंदा, जब 20 साल बाद मेरे बच्चे को बुला के कोर्ट में खड़ा किया जाएगा, बोलेंगे आपके वालिद साहब ने ये गलत किया था, तो वालिद साहब को आज कोई हुकूमत वक्त रास्ता बता दे, जुडिशरी हमारी रास्ता बता दे कि हसन ये चेक लिस्ट है, ये अगर आपने इससे क्लियरेंस ले ली तो आज आपकी जिम्मेदारी ख़त्म है। देखिए कनाडा में बड़ा अच्छा रूल है, वो कहते हैं मिरर, यानी जो दिखता है वो होता है
और जो दिखता है उसकी गारंटी देती है कैनेडियन गवर्नमेंट। तो इसी तरह ये जो गवर्नमेंट के एनओसीज हैं, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, गवर्नमेंट की लीजें हैं, इसकी ओनरशिप गवर्नमेंट ने लेनी पड़ेगी। अच्छा, सईद गनी साहब ने कुछ दिन पहले हाउस में खड़े होकर ये स्टेटमेंट भी दिया था बड़ा भड़कीले अंदाज से कि अगर ये हुआ तो मैं तो इस हाउस का मेंबर नहीं रहूँगा। तो अब मैंने देखा कि जो वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था, पढ़े लिखे लोग थे, आप सब लोग बिजनेसमैन थे, वो आबाद के भी थे, वो FPCCI के भी थे, वो चेंबर ऑफ कॉमर्स के भी थे। ऐसा क्या आ गया कि आपस में आप उलझ पड़े और पुलिस ने लाठी भी मार दी और शेलिंग भी शुरू कर दी? देखिए, मेरे हिसाब से हम तो एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने गए थे, और वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन है। बट हमें ऐसा लगता है कि प्री प्लान था कि हमें कोई डंडे भी मारने थे, कोई आंसू गैस शेल भी मारने थे, और कुछ गाली गलौज भी हमारे साथ करनी थी। हमारे पास तो कोई डंडा नहीं था, हमारे पास तो कोई हथियार नहीं थे, ना हम अपने उन गार्ड्स को साथ ले गए थे जो आर्म्ड रहते हैं। देखिए, आप बहुत से बिल्डर डेवलपर देखिए आर्म गार्ड्स के साथ घूमते हैं, बट हमारा मकसद ही ये नहीं था। हमारा मकसद ये प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाना था, एंड इट वाज नॉट फॉर नस्ला, इट वाज कि आज डिफाइन कर दें प्लीज कि और गलतियां होने जाएं इससे पहले, आज डिफाइन कर दें कोई एक अथॉरिटी जिस पे सबका एतमाद हो। तो हम पे बहुत शर्म की बात है, अफसोस की बात है जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने बिहेव किया। मैं ये समझता हूँ कि हिस्ट्री में इसकी नवीद नहीं मिलेगी। उनका आपके साथ डिमांड क्या थी कि रोड खाली करें, ये जगह खाली करें, या क्या करें? हम तो रोड पे उस वक्त पहुँचे ही नहीं थे जब उन्होंने डंडे लगाना शुरू कर दिए। हम तो ब्रिज के नीचे शेड में खड़े थे, और मैं ये कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें हम रोड पे भी अगर पीसफुली चलने लगते तो दुनिया में चलते हैं लोग, वॉशिंगटन DC में चलते हैं लोग प्रोटेस्ट। हाँ, अगर हम कोई कानून अपना इख्तियार में रहते, कोई पत्थर मारते, कोई डंडा मारते, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने जो किया वो करते। बट हम ये समझते चले गलती हो गई होगी। हमें ये बताया गया कि उस वक्त असेंबली में बैठे थे, उनको पता नहीं लगा। तो हमने कहा, एक सवाल हमने बड़ा अच्छा पूछा कि सर खुदा ना खास्ता आप असेंबली में बैठे, कराची में कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए तो क्या आपको आके कोई बताएगा नहीं क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, मतलब ये तो कोई, और इतना बड़ा फैसला जो है वो इंडिविजुअल पुलिस वाला तो नहीं ले सकता ना इतने। तो ये मैं ये समझता हूँ ये प्री प्लान था, और ये शायद हमें सबक सिखाना था कि भाई ज़्यादा टैक्स पेयर मत बनो। अच्छा, हम आपके पास वापस भी आते हैं तो फिर इस पर डिस्कस करते हैं कि लेजिस्लेशन के हिसाब से क्या हो रहा है। कल भी CM साहब ने खैरपुर में बात करते हुए कहा कि हम इस पे काम कर रहे हैं, तो आपके साथ कोई मशवरा, कल आपकी गवर्नर से मुलाकात भी हुई तो उसमें भी कोई बातचीत। सर आपके पास आते हैं मुस्तफा अब्दुल्ला साहब, हमारे मुल्क में हर चीज़ में क्राइसिस क्राइसिस क्राइसिस। अब इस वक्त जो हालिया हुआ है वो गैस का हुआ। अच्छा, गैस का ये क्राइसिस वैसे तो नया नहीं है, ये जब भी सर्दियां आती हैं तो ये हो जाता है, लेकिन इस मर्तबा कुछ ज़्यादा है। क्या ये मिसमैनेजमेंट है, या हम वही स्लोगन इस्तेमाल यहाँ पे भी करें जो पुराने करके गए थे वो गलत करके गए? नहीं, गैस देखें, एक तो ये बात पक्की है कि गैस शॉर्टेज हो रही है, पीछे फील्ड से गैस आनी है, वो कम गैस आ रही है, ठीक है ना। पंजाब में तो ज़्यादातर डिपेंडेंसी हो गई है इम्पोर्टेड LNG के ऊपर। ठीक सर। सिंध कम से कम इस्तेमाल करता है LNG, इसलिए सिंध के फिर भी ज़्यादा गुंजाइश है। लेकिन भारत सर्दियों में कोयटा में ख़ास तौर से जहाँ 50 MMCFD गैस इस्तेमाल होनी है वो 200 इस्तेमाल होती है, तो एकदम काफ़ी बड़ी शॉर्टेज आ गई ना, तो वो कोयटा को मीट करना पड़ता है उनको। फिर सिंध में भी जहाँ सर्दी पड़ती है लोग हीटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो इलीगल है, हालांकि हीटिंग में नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, गैस उसे कुकिंग के पर्पज़ के लिए होती है। फिर बिजली नहीं होती, लोग जनरेटर में इस्तेमाल करते हैं गैस, तो इस वजह से गैस की शॉर्टेज कुछ ज़्यादा हो जाती है सर्दी में ख़ास तौर से। राइट। तो ये क्राइसिस बढ़ेंगी इसलिए कि गैस तो हमारे पास जो मौजूद थी ज़ख़ीरों में ख़त्म होने वाली, मुश्किल से 7-8 साल की गैस हमारे पास है। हमने कोई प्लानिंग नहीं की कि इसके बदले में क्या लेकर आएंगे। आप अगर LNG लेके आते हैं तो LNG जो है लोकल गैस 600-700 रुपये पर MMBTU, तो LNG की कीमत जो है इस वक्त 2000 रुपये के करीब जा रही है, बल्कि और ज़्यादा जा रही है। तो ये तो सोल्यूशन नहीं हुआ ना। नहीं, तो इस वक्त क्या सोल्यूशन है? मतलब आप समझ रहे हैं कि हमारे पास गैस की जो शार्टेज है वो मिसमैनेजमेंट है, या हमारे पास गैस है ही नहीं? गैस तो है ही नहीं ना, गैस है, गैस तो है नहीं जी, जितनी अच्छा, है जितनी गर्मियों में उतनी सर्दी में है ना। दूसरी, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मिसमैनेजमेंट में इस सेंस में कह रहा हूँ कि क्या ये ज़रूरी है कि जितनी भी हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं एनर्जी वो सारी की सारी हम गैस से ही बनाएं? हमारे पास अल्टरनेट सोर्स नहीं है क्या? नहीं, हमारे पास देखिए ना, दुनिया में अल्टरनेट सोर्स पे काम शुरू कर दिया है उन्होंने, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि जी मैं
3 लाख मेगावाट विंड और सोलर प्रोजेक्ट लगाऊंगा, ठीक है, सस्ती बिजली बनाऊंगा। सस्ती बिजली से उनका मतलब होता है 3 सेंट 4 सेंट में बिजली बनाएंगे, फिर उस बिजली को आप इस्तेमाल करें, गाड़ियों में इस्तेमाल करें, पेट्रोल निकाल दें, उसी बिजली को इस्तेमाल करें, आप किचन में इस्तेमाल करें, आप गैस का इस्तेमाल कम कर दें। देखिए ना, ये तो पता है LNG पर तो डिपेंड कर ही नहीं सकते आप, ठीक है, वक्ती तौर पे आपने डिपेंड कर लिया, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं आई कि सोलर को खुलेआम इजाज़त दे दें, भाई बड़े पैमाने पर सोलर लगे। इंडिया में कहते हैं कि जी थरपारकर में वो कई लाख मेगावाट सोलर लगाएंगे, बाकायदा प्रोग्राम आ गया, उनके जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अदानी हो गया या बानी हो गया, ये कहते हैं 3 लाख मेगावाट मैं लगाऊंगा, दूसरा कह रहा है 4 लाख मेगावाट सोलर मैं लगाऊंगा, ठीक है ना। ये सब तैयारी हो रही है। इंडिया में तो वैसे भी गैस नहीं होती, कम होती है, तो वो LPG भी चलते हैं। लेकिन अच्छा, अगर मैं आपसे ये पर्टिकुलर सवाल करूँ कि इस वक्त जो हमारे पाकिस्तान की ज़रूरत है वो तकरीबन 40,000 मेगावाट है, हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन जो PMLN की हुकूमत ने ख़ास तौर पे आखिर में जो यूनुस डागा साहब ने एक वाइट लेटर लिखा था मियाँ साहब को, उसने बताया था कि हम प्रोडक्शन तो 28 से 30 पे करके गए हैं, लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 16 या 17 का है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, प्रोडक्शन का मसला है, या हम महंगी एनर्जी बना रहे हैं? नहीं, हम तो महंगी बिजली बना रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम बिजली कम इसलिए बना रहे हैं कि आगे हम बिजली दे नहीं रहे हैं। खासतौर से आप इंटीरियर में चले जाएँ तो अगर 8 से लेकर 20 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। क्यों नहीं दे रहे हैं? वो कहते ये हैं कि जी इन्होंने अप्रूवल ले ली, जो बिल नहीं देते उनके इलाकों में बिजली ना दो। तो जो हमारे पास जिन IPPs के साथ हमने एग्रीमेंट किया हुआ है, हम उनको पैसे दे रहे हैं, उनको बिठा के पैसे दे रहे हैं। जी हाँ। तो ये गवर्नमेंट जो नया पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है फिर? तो नया पाकिस्तान नदीम बाबर साहब बैठ के कितने पैसे ले रहे हैं? 8-10-12 रुपए तो नदीम बाबर का प्लांट ले रहा है साल का। अच्छा, बैठे बिठाए के उनको पूरे साल में उन्होंने अगर 10 मेगावाट बिजली नहीं बनाई और पैसे 8 अरब ले गए। सिर्फ एक एग्जाम्पल है ना। इस तरह कई प्लांट जो बैठे हुए वो पैसे दे रहे हैं, गवर्नमेंट के एग्रीमेंट इस तरह के। तो ये जो वज़ीर आज़म साहब कहते थे कि वो नए पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होगा, तो फिर तो ये तो आप बेहतर जानते हैं, नया पाकिस्तान बेहतर है कि पुराना बेहतर था। तो मैं इस पर क्या कमेंट करूं? आपके पास वापस आता हूँ सर। नादिर गबोल साहब, क्या पीपल्स पार्टी के इलाकाई जमात रह गई है, जो मुबसरीन का कहना है, और आज आपने कोशिश की कि जो योम तासीस है वो आप पेशावर में मना रहे हैं और अपने पावर शो को करने की कोशिश कर रहे हैं? थैंक यू थेवो साहब। बिल्कुल इलाकाई जमात नहीं है, और ये तो आज हमने पेशावर में किया। हमारा जो 50th फाउंडेशन डे था वो हमने इस्लामाबाद में किया था, आपको याद होगा, और वो भी एक बहुत कामयाब जलसा था। और अभी जो महंगाई के ख़िलाफ़ और PTI की नाइली के ख़िलाफ़ हम जलसे कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान में आपने देखा हम कर रहे हैं। उसके अलावा आप देखें गिलगित बल्तिस्तान के रिज़ल्ट्स, कश्मीर के इलेक्शन के रिज़ल्ट, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से हमें सीटें मिल रही हैं और वर्कर हमारे मोबिलाइज्ड है पूरे पाकिस्तान में। तो ये गलत तासुर दिए जाने की कोशिश करती है एंटी पीपल्स पार्टी फोर्सेस की हम इलाकाई जमातें। ऐसा नहीं है। अभी मैं बलूचिस्तान से आया हूँ, आपको पता है 1 महीना तकरीबन मैं बलूचिस्तान में था। वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मोबिलाइज्ड है हमारे वर्कर्स। अभी रिसेंटली काफ़ी बड़े लीडर्स ने हमें ज्वाइन भी किया बलूचिस्तान से। तो उम्मीद है आने वाले इलेक्शन में आप खुद देखेंगे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पीपल्स पार्टी अभी भी चारों सूबों की जंजीर है। ये हम अभी बात भी कर रहे थे ख़ास तौर पे ये जो तामीरात में हो रहा है, और मैंने आपके इंट्रो में भी बताया कि जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने आर्डिनेंस के तहत लेजिस्लेशन की, बनीगाला को रेगुलराइज किया गया 12 लाख रुपए देके, ग्रांड हयात टावर को 17 अरब रुपए देने के लिए कहा गया है और वो रेगुलराइज। तो ये नस्ला टावर को गिराना ज़रूरी था। सिंध हुकूमत देख क्यों रही है? मतलब कोई एक्शन करे ना, लेजिस्लेशन करे ना। सुप्रीम कोर्ट से भी तो ऊपर लेजिस्लेटर हाउस है ना, तो वो लेजिस्लेशन करें। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। देखिए हम माजी में भी हम खुद शिकार रह चुके हैं इस तरह के जजमेंट्स के। चाहे हमारे लीडर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आप ले लें, तो जजेस के सामने कौन खड़ा हो सकता है। मगर आपने सही फरमाया कि जो हाउस होता है वो फाइनल अथॉरिटी होता है। मगर ये कि हमें टाइम ही नहीं दिया गया। आपको पता है जिस तरह से झाड़ू फेरने की कोशिश दिखाया जाने की कोशिश की गई कि हम झाड़ू फेर रहे हैं, रातों रात बोला कि भाई इसको गिरा दो। सारे जो इंतज़ामिया है उनको धमकी दी गई कि अगर आप नहीं अमल दरामद करोगे अदालती फैसले पे तो फिर आप लोग को सबको फारिग कर दिया जाएगा। का कहना ये भी है कि सिंध गवर्नमेंट को अगर लेजिस्लेशन अपने लिए करनी होती है तो वो लोकल गवर्नमेंट तरमीम करके दूसरी करके जहाँ से उनको पैसे मिलने होते हैं वो कर लेते हैं। यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है, गरीब आवाम के घर गिर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं देखिए पैसे तो यहाँ से भी वो बात गलत मिल जाते यहाँ से भी पैसे क्या है कि अगर रेगुलराइज करते तो हुकूमत को पैसे तो मिलते हैं ना। फ्री में तो रेगुलराइज नहीं होता कुछ भी, आपको पता है। एक पेनल्टी लगती है तो हुकूमत के बैंक में जाके पैसे चले जाते हैं। मगर ये कि टाइम नहीं दिया गया जिस तरह का उनको एक डेडलाइन दी गई। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और फिर उसके बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम साहब मौजूद हैं।
जनरल साहब के पास वसी तर मिलिट्री का एक्सपीरियंस होने के नाते वो सिविल में भी पाकिस्तान स्टील के कामयाब चेयरमैन रहे, उसके साथ साथ बेनज़ीर साहबा के साथ कामयाब तरीन मिलिट्री सेक्रेटरी रहे और बहुत वसी तजर्बा है। सर से हम तफसीलन आज बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो कराची गैर कानूनी तामीरात पे अपने रिमार्क्स दिए। जनरल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। ये बहुत मेहरबान। सर ये फरमाएं, आज आपने देखा होगा चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया है ख़ास तौर पे जो कंटोनमेंट पे रिमार्क्स दिए हैं, जो अस्करी इदारों को ज़मीन दी जाती है उस पे जो कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं वो हटाने के लिए क्या है, व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट सर? ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। हम इस तरह नहीं है जैसे सऊदी या कतर है कि बिल्डिंगें बनाएं और फिर बिल्डिंगें तोड़ें। इसलिए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमें कवानीन पे अमल करना चाहिए। और अब ये जो कराची के अंदर इतना बड़ा प्लाजा है, आप ये देखें कि इस पे सीमेंट सरिया, ये किसी इंडिविजुअल को तो जरूर होगा लेकिन ये पाकिस्तान का असासे हैं जो लगे हैं और इसमें इतनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी है। और उस वक्त वहाँ के जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं वो खामोश रहे, किसी ने नक्शा बनाया होगा, कोई देखते रहे, आना जाना ये मेन बुलेवार्ड के ऊपर है बिल्कुल। और फिर आगे लोगों ने उसके ऊपर पैसे लगा के किसी ने जेवर बेचा होगा क्या, फिर अचानक हम कहते हैं कि इसको तोड़ दें। तो मेरा ख्याल है कि लाकानूनियत जो है या गैर कानूनी कोई बिल्डिंग हो उसको टॉलरेट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका बड़ा मुजरम वो नहीं है जो उसके अंदर उसको खरीद के बैठे हुए। बड़ा मुजरम ये है जिसने इसकी खरीदारी के ऊपर गवर्नमेंट का सर्वेंट होते हुए कोई पॉइंट नहीं उठाया, कोई इसको चेक नहीं किया, कोई इसके नक्शे पे बात नहीं हुई, किसी ने कहीं भी किसी तरीके से नहीं किया और फिर अचानक जब सब कुछ हो जाए तो आप उसको मिसमार करें तो ये फिर एक कैटास्ट्रॉफी बन जाती है, एक ह्यूमैनिटेरियन इश्यू बन जाता है। कई लोगों के पास जो बेचारों ने सब कुछ करके किए, तो ये तो एक अफसोसनाक खबर है। अभी आपने आर्मी का कहा है सर, देखिए आर्मी के लिए हुक्म जो भी अदालत का वो सारा आंखों पे है एंड आई एम श्योर कि सेक्रेटरी डिफेंस ने कहा है कि उसके ऊपर अमल होगा। बट मैं आपको एक बात ये बता दूं एक फौज के तजर्बे के हिसाब से कि ऑनेस्ट टू गॉड ये जो हमारे इलाके है ना फौज के, उसके अंदर अगर कोई कमर्शियल चीज बनी हुई है ना, वो उसका पैसा किसी फर्द के जेब में नहीं जाता। वो उसका यही होता है कि या वेलफेयर ट्रस्ट के होंगे या फौजी फाउंडेशन के होंगे, जो रिटायर्ड फौजी जो शोहदा की फैमिलीज हैं उनकी मदद होती होगी, या मुल्क की इकानमी को मदद की जाती रही होगी। तो ये किसी का वहां ये नहीं हो सकता कि कोई आर्मी का चीफ या कोई कोर कमांडर या कोई जनरल या कोई ब्रिगेडियर जो एक अगर लेट से एक पेट्रोल पंप लगा हुआ है लोगों की सहूलत के लिए और वो उसके अंदर है किसी DHA के अंदर है, तो वो एक रिक्वायरमेंट तो लोकल की है ना, लेकिन वो किसी की जेब में नहीं जाता। लेकिन कानून क्लियर होने चाहिए। अगर अभी अदालत ने ये कहा है कि वहां कोई कमर्शियल बिल्डिंग ना हो तो खुदा के लिए अब ये ना कहते हैं कि सारी जो है उनको गिरा दे, बिकॉज हमें को कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं करना चाहिए। लेकिन आइंदा उसके ऊपर अमल हो और अगर इन बनाने में भी कभी कहीं कोताही हुई है, किसी रूल की वायलेशन हुई है, कहीं शॉर्टकट मारी गई है, वो जरूर नाकाबिल माफी, उसको देखा जाए। वो खास सिविल के ये सेटअप पे हो या हमारे जो कंटोनमेंट की लैंड हैं उनके ऊपर कोई ऐसी चीज कमर्शियल बनी हो जिसका कोई बेनिफिशियरी इंडिविजुअल हो, अदारा नहीं हो। अगर अदारा बेनिफिशियरी है तो उसके भी कवानीन है, उसकी कोई इजाजत नहीं दी होगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, और ये कंटोनमेंट एंड लैंड का पूरा सेटअप है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे, वो उसको इन्वॉल्व किया जाता है और अब चीजें बनती है। आर्मी का तो मुझे क्रिस्टल क्लियर है। और ये जो सिविल के अंदर अभी यहाँ इस्लामाबाद में भी कश्मीर हाईवे के ऊपर बड़ी बड़ी मार्कियां बनी हुई थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई थी, तो बाखुदा ये तो बात ठीक है कि ग्रीन बेल्ट में नहीं बनाना चाहिए, लेकिन जो बनी हुई चीजों को जब तोड़ रहे होते हैं तो इंसान का दिल दहलता है कि यार ये पाकिस्तान तो गरीब मुल्क है, ये जो सीमेंट, ये जो ईंटें तोड़ ताड़ के निकाली जा रही हैं, ये तो किसी यूज में नहीं आएंगी। तो एक्चुअल कल्प्रेट वो होते हैं जो अलाउ करते हैं। अभी इधर इस्लामाबाद में F11 के बाद आगे F12 सेक्टर था, वहां इंक्रोचमेंट है,
बड़े बड़े घर बने हुए हैं, बड़ी बड़ी मार्केटें बनी हुई हैं। किसी की जरूरत नहीं है कि कोई को उधर करे। सड़क के आगे पीछे बिल्कुल ऐसे है जैसे मछली मार्केट बनी होती है। इस्लामाबाद सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू तो नहीं है, बिल्कुल ठीक। और यहाँ पे अभी मतलब है कानून की अमलदारी नहीं है। जो लोग सीडीए में हैं या एलडीए में या केडीए में हैं, वो लोग मिल मिला के और पैसा दिया और लोगों को इजाजत दे दी और उन्होंने अपने बनाने की चीजें शुरू कर दी। इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और ये पाकिस्तान की तरक्की के अंदर एक बहुत बड़ा रोड़ा होता है, राइट और इससे हमारा नुकसान होता है। हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो लेजिस्लेशन हाउस हैं, वो उसके भी ऊपर हैं इस वक्त? ख़ासतौर पे सिंध गवर्नमेंट को या फेडरल गवर्नमेंट को ऐसी कोई लेजिस्लेशन करनी चाहिए जिसके तहत जो बिल्डिंगें बन गई हैं, जो जहां बन गई हैं, एटलीस्ट उनको तो इंटेक करें, उसके ऊपर जुर्माने भी लगाएं। जैसे ख़ासतौर पे मैं आपको एग्जांपल दूं कि दिसंबर 2020 में बनीगाला को 12 लाख रुपए जुर्माना देके रेगुलराइज किया गया। तो ये कोई ऑप्शन होना चाहिए सर? या देखिए, जरूर होना चाहिए। ये तो अदलिया को भी देखना चाहिए कि डबल स्टैंडर्ड तो नहीं हो सकते ना, कि बनीगाला की जो बिल्डिंग है वो तो रेगुलराइज होगी। यहाँ एक मल्टी स्टोरी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की ग्रीन बेल्ट के अंदर एक बना है, होटल बनना था, जो कि चूंकि होटल की जरूरत है इस्लामाबाद में, और उसको प्लाट्स में तब्दील कर दिया, फ्लैट्स में, और फिर वो भी रेगुलराइज हो गया। और ये जो जिसमें गरीब गुरबा रह रहे हैं कराची के अंदर, इसके ऊपर क्रेनें चढ़ी हुई हैं। तो ये तो अदलिया को भी देखना है ना कि डबल स्टैंडर्ड नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपकी बात ये ठीक है कि इसके ऊपर कानून साजी होनी चाहिए, और ये देखा जाए कि जो एनक्रोचमेंट हैं उनमें कौन कौन सी ऐसी हैं जिनको हटाना जरूरी है। क्योंकि अगर रास्ता रुका हुआ है और लोगों के चलने फिरने का मुसीबत है, तो वहां ये देखा जाए और फिर उन लोगों को अल्टरनेटिव दिए जाए। आप देखिए ना, इस्लामाबाद के अंदर कई बड़ी झुग्गियां टाइप दी जाए, जिस तरफ हमारी ये है फ्रूट मार्केट और वेजिटेबल मार्केट इधर है। अगर उनको आप अपस्टिक करते हैं तो आप उनको किसी तरीके से कुबस्ती बना दें। अल्लाह का करम है, पाकिस्तान के पास बड़ी जमीन है, और वो किया जाए। लेकिन सारी साइडें देखी जाएगी, ह्यूमैनिटेरियन एंगल भी जरूर देखना चाहिए। और इसके ऊपर आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि कानून साजी फेडरल लेवल पे भी होनी चाहिए, प्रोविंशियल लेवल पे भी होनी चाहिए, ताकि इंसाफ मिले लोगों को। बिल्कुल राइट। और जो गवर्नेंस है वो ठीक हो। मतलब है, देखिए, गलती तब ही होती है ना कि एक मेरी आंखों के सामने एक चीज बन रही है और मैंने हड्डी पकड़ ली है, मैं उसकी तरफ आई, टर्न ब्लाइंड आई, मैं उसको पूछता नहीं हूँ। या बिल्डिंग बन गई है, मैं रिटायर हो गया हूँ, दूसरा बंदा को आ गया और उसने कहा ये किधर, कैसे इसको गिराओ, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उस बंदे को अरेस्ट करना चाहिए जिसके टाइम में ये इजाजत आई। बिल्कुल ठीक, ताकि आइंदा ऐसे ना हो। जनरल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर, जैसे मेरी अभी जनरल साहब से भी यही मैंने सवाल रखा कि क्या हमें कोई स्पेशल लेजिस्लेशन नहीं करनी चाहिए कि जो चीज़ बन गई है, तो इस सिलसिले में आपकी गवर्नर साहब से भी मुलाकात होती रहती है, चीफ मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात होती रहती है, लेजिस्लेशन के जो मेंबर्स हैं हाउस के उनसे भी, तो क्या अपडेट है? जो आवाम ने लिया हुआ है वो इस वक्त बहुत डरे और खौफ में हुए, तो कोई नियर फ्यूचर में कोई लेजिस्लेशन? जी, आज हमारी गवर्नर साहब से मुलाकात हुई थी और कल हमारी सीएम साहब से मुलाकात है। एक्चुअल हमारी तो थी पीर को, पर वो गए हुए थे पेशावर, इसलिए नहीं हो पाई। वो एक ऑर्डिनेंस तैयार कर रहे हैं जिसमें एक रेगुलराइजेशन का ऑर्डिनेंस है, जो चीज़ बन चुकी है उसको एक पेनल्टी लगा के रेगुलराइज कर दिया जाएगा। देखिए, एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, मैंने ब्रेक में कहा यहाँ कि नस्ला टावर का केस आबाद ने नहीं डिफेंड करना है, ना उसके बिल्डर ने करना है। नस्ला टावर का केस तो डिफेंड करना है चीफ मिनिस्टर ने, क्योंकि उसके इदारों ने एनओसी दी है, उसकी कोई सैंक्टिटी नहीं है। अगर आज मुझे बताइए कोई सैंक्टिटी नहीं, करोड़ों रुपए का मतलब चालान भरने के बाद भी, तो फिर मैं क्यों लूँ एनओसी? मैं ऐसी बिल्डिंग बना लूँ, ऐसी बना लूँ ना। मतलब ये तो अब सिंध गवर्नमेंट का इम्तहान है कि वो जाके सुपीरियर कोर्ट्स में किस तरह अपनी एनओसीज को डिफेंड करेंगे ना। जो भी बिल्डिंगें टूट रही हैं, चाहे वो नस्ला टावर हो, चाहे वो तिजोरी हाइट्स हो, चाहे वो तीसरी कोई मक्का टेरेस हो, उसमें सिंध गवर्नमेंट की एनओसीज हैं। जनरल साहब ने एक बात कही बड़ी अच्छी, उन्होंने कहा हम गरीब मुल्क है और हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कंस्ट्रक्शन हो गई, ये बिलियंस में होती है, ये जो प्रोजेक्ट बनते हैं ट्रिलियंस में होते हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को भी देखना चाहिए
हाँ, सिंध गवर्नमेंट को भी, फेडरल गवर्नमेंट को भी ये इस पे आपका क्या मैसेज है कि मतलब जो बन गई है एटलीस्ट उसको तो ना गिराए ना, वो चले किसी की भी है। मैं जनरल साहब की बात को सेकंड करता हूँ, और जैसे इन्होंने आपने भी कहा कि बनीगाला रेगुलराइज हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन 1 एवेन्यू हुआ, ये पंजाब में या कैपिटल में हुए, कराची में बहरिया टाउन भी रेगुलराइज हुआ। 17,000 एकड़ एनक्रोच लैंड, नो अलॉटेड लैंड, एनक्रोच लैंड फीस दे के रेगुलराइज हुआ। तो इसी तरह फिर देखिए लोग सवाल करने लगते हैं ना, अदलिया को बिल्कुल सोचना चाहिए कि देखिए हम सब पाकिस्तानी हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, भाई भी हैं, भाई भी हैं। तोड़ा तो नहीं ना किसी, उधर जाके रेगुलराइज किया उन्होंने कहा तो हमारे लिए भी वही कानून होना चाहिए ना। देखिए एक आम आदमी जिसकी गर्दन थोड़ी सी पतली है उसके लिए भी वही कानून होना चाहिए। ये हमारी हम्बल सबमिशन है टू द हाईएस्ट जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान। सर या तो उनको भी, उनके लिए भी वही कानून कर दें, उनको भी तोड़ दें, फिर तो हम कुछ कह ही नहीं सकेंगे ना। पर अगर एक चीज़ एनक्रोच लैंड हम रेगुलराइज करते हैं, और एक चीज़ अलॉटेड लैंड, नेस्ला में अलॉटेड लैंड है 1957 की जिसकी पैसे लिए गए, वो कहते हैं हम सही नहीं अलॉट हुई या उसकी लीज नहीं थी। बट हमें, मैं ये समझता हूँ कि इंसाफ ऐसा होना चाहिए कि सबके लिए एक होना चाहिए। ये अभी आप लोगों ने, सिंध गवर्नमेंट ने, इदारों ने तय कर लिया है कि नस्ला को गिराना है या थोड़ा सा इसको कोई ऑर्डिनेंस तक ले जाएंगे? देखिए ये तो तय करना है सिंध गवर्नमेंट ने, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। आप तो उसको रेजिस्ट कर रहे हैं कि ना तोड़े? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि सर आप अपनी एनओसीज की सैंक्टिटी बताएं ना। हमारा तो सवाल सिंध गवर्नमेंट से है कि भाई आपने दिए ना, आपने फीस ली है, हम छोड़े दरबारी खर्चे, हम तो बोलते फीस लिए ना, आप ये बताइए कि अब इसकी क्या वैल्यू है। अच्छा, फिर मैं आपके पास वापस आता हूँ तो हम इस पे भी डिस्कस करते हैं कि आपने प्रोटेस्ट का भी आबाद ने अभी कुछ दिन पहले दिया था, जो आपको गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के साथ भी आपको कुछ इख्तलाफात हैं, तो आप तो वज़ीर आज़म साहब के कमेटी के मेंबर भी हैं। सर मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो शार्टेज हमारे पास है, अगर हम इस प्राइसेस को बढ़ाते जा रहे हैं, आप बखूबी इस चीज़ को जानते हैं कि ये जो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको तो कॉम्पिटिटर चाहिए ना, जो वहाँ से यूरोप से बैठ के आर्डर दे रहा होता है वो तो इंडिया फेंक देगा, वो तो श्रीलंका फेंक देगा, वो तो बांग्लादेश फेंक देगा। अगर हमारा रेट आप बढ़ाते जाएंगे एनर्जी का, पावर का, तो वो रेट आपके वैल्यू में बढ़ता जाएगा, तो आप कॉम्पीट कैसे कर पाएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ा कैसे पाएंगे? हमारे पास जो बिजली के प्लांट लगे हैं, अगर कोयले से भी बिजली बन रही ना, वो भी 7.5 सेंट्स पर किलोवाट आवर बन रही है कोयले से भी। अब तो रेट और बढ़ गया है इम्पोर्टेड कोयले से, इसलिए कि बाहर कोयला महंगा हो गया। इसी तरह जो एलएनजी से बिजली बन रही है, एलएनजी का चूँकि रेट बढ़ गया है तो वो तकरीबन 11-12 सेंट में बन रही है पर किलोवाट आवर, तो 18-20 रुपये की बिजली बन रही है। अब इंडस्ट्री को आप कब तक सब्सिडाइज करोगे? ठीक है ना, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री आप सब्सिडाइज कर रहे हो, गवर्नमेंट कब तक सब्सिडाइज करेगी? एक्सपोर्ट तो फिर भी नहीं बढ़ रहा, वही $20 बिलियन के आसपास है, तो ये गवर्नमेंट कब तक सब्सिडाइज करेगी? ऑलरेडी सर्कुलर डेब्ट जो है वो एक रियलिटी है, कोई कागज़ के पीसेस नहीं है। आपने 2.5 ट्रिलियन रुपीस पे करना है, किसको? नदीम बाबर को पे करना है, इस तरह के और लोगों को पे करना है आपने, जिससे आपके इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है ना, बगैर बिजली भले ना बनाई उन्होंने, लेकिन आपने एग्रीमेंट्स ऐसे हैं कि कैपेसिटी चार्जेस पे करने हैं। अब एक छोटी सी चीज़ देखें कि 3 एलएनजी प्लांट्स यानी कि 4,500 मेगावाट ऑलरेडी लगे हुए थे एलएनजी प्लांट। इस गवर्नमेंट ने एक और एलएनजी प्लांट 1250 मेगावाट का अप्रूव किया है, ठीक है ना, ये लोन पे लग रहा है। जब वो 3 प्लांट फुल नहीं चल रहे, 50% पे चल रहे, तो ये प्लांट लगाने कोई सेंस बनता? तो लॉजिक क्या दे रहे होंगे वो? कुछ कोई लॉजिक नहीं। जब आपके पावर सेक्रेटरी हैं वो बीए पास होंगे तो क्या फैसला करेंगे ना, ठीक है ना। भुट्टा साहब पावर सेक्रेटरी, उनसे बात करो तो कहते हैं जी मेरी मर्जी है। मर्जी तो नहीं चलती ना, आप मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, मतलब आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आपको मालिक तो मुल्क के नहीं है ना। इसी तरह इन्होंने 20,000 मेगावाट मजीद अप्रूव किए, जिसमें नीलम झेलम भी शामिल है। नीलम झेलम में स्टोरेज कोई नहीं है, लेकिन जो बिजली बनाएगा नीलम झेलम वही 7.5 सेंट में बनाएगा। अब बताइए 7.5 सेंट की बिजली आपको पड़ेगी, आपको विंड पड़ रही है, सोलर बिजली पड़ रही है 3.5 सेंट की, उसको आपने अप्रूव नहीं किया। अब नहीं जी वो 5 साल बाद देखेंगे। अब देखें ना, हमने जो चीज़ करनी है दुनिया में क्या रहा है उसको वॉच करना है ना। एनर्जी तो ऐसा मसला है जो पूरी दुनिया को तंग कर रहा है। आप जिस बात कर रहे हैं कि सेक्रेटरी बीए पास है, तो सीएसएस वाले तो तकरीबन 90% बीए पास होते हैं, लेकिन अब नया पाकिस्तान है, वहाँ तो वज़ीर आज़म का विजन चलेगा ना सर। वज़ीर आज़म को तो बेवकूफ़ बना देते हैं ना कि जी बस हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। वो पीयूष पार्टी गवर्नमेंट होती थी डंडा करते थे ब्यूरोक्रेट्स को, ये वज़ीर आज़म को डंडा करते हैं, उल्टा डराते हैं कि जी हम जो कह रहे हैं सही करें। नॉलेज होनी चाहिए ना। देखे ना, अब हमाद अज़हर आ गए, कल तक वो और मिनिस्ट्री देख रहे थे, अब ये देख रहे हैं। असद उमर आ गए, ठीक है ना। इनको तो नॉलेज ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। असल चीज़ हमने फॉलो करना है दुनिया को, तभी हम कामयाब होंगे ना। नादिर गफूर साहब, अभी आप एक वर्कशॉप भी करके आए जिसमें आपने सारी चीज़ें पाकिस्तान के बारे में प्रेजेंटेशंस भी वहाँ दी जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें,
तो आर यू होपफुल कि पाकिस्तान सही रास्ते पे जा रहा है और जो डेवलपमेंट हो रही थी और जो नए पाकिस्तान, आपके तो वो अगेंस्ट हैं, जाहिर बात है आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, क्या हो रहा है मुल्क में? काश मैं आपको कह सकता कि हम सही सिमत में जा रहे हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली जो मेरी मुलाकातें हुई हैं इस वर्कशॉप के थ्रू काफ़ी सीनियर वज़रा और काफ़ी लोगों से हुई है, कुछ मैं टीवी पे नहीं बताना चाहूँगा, मगर मुझे नहीं लग रहा कि हमारे पास कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन है। हम अभी भी गलत रास्ते में जा रहे हैं और अभी भी लोग समझ रहे हैं कि इमरान खान क्योंकि बड़ा कोई नेक आदमी है तो मुल्क बेहतर हो जाएगा। अगर नीयत पे चीज़ें चलती तो फिर शायद पाकिस्तान बेहतर हो जाता। लोगों का, मुबस्सिरीन का कहना ये भी है कि आप साइलेंटली पीटीआई के सपोर्टर हैं, आप चाह रहे हैं कि वो फेडरल गवर्नमेंट में हुकूमत करें और आपको सिंध गवर्नमेंट दे दें, आप उनको कुछ कर भी नहीं रहे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर ऐसी बात होती तो फिर हम इतनी कड़ी तनकीद नहीं करते इमरान खान के ऊपर। जो जिस तरह से हम अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं शायद ही कोई और पार्टी करे। जिस तरह के हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं पूरे मुल्क में महंगाई के ख़िलाफ़ और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, कोई और पार्टी उस तरह से मोबिलाइज़ नहीं कर सकी है अपने वर्कर्स को। और जो पेशावर का जलसा हुआ वो भी हम इतने भारी तादाद में हमने अपने वर्कर्स को इसलिए वहाँ पे पहुँचाया क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि हम इमरान खान के और इमरान खान को लाने वालों के ख़िलाफ़ हैं। हम सही मायनों में जमहूरियत चाहते हैं, सही मायनों में हम चाहते हैं कि आवाम का जो वोट है उसकी इज़्ज़त की जाए और उसी के तहत मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और मुल्क के तमाम असम्बलीज उसके बुनियाद पर ही हैं। तो ये बिल्कुल एक गलत तासुर दिया जाने की कोशिश करते हैं कि हम शायद सपोर्ट करते हैं पीटीआई को। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगला वज़ीर आज़म बिलावल ही होगा, बिकॉज अब सबको वही वाली बात है, इमरान खान वाली बात की एक दफ़ा मुझे आजमा लो तो उसको आजमा लिया, पता चल गया कि उसके पास कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है, बेरोज़गारी मज़ीद बढ़ गई है, महंगाई मज़ीद बढ़ गई है। LNG अगर ये लोग इम्पोर्ट कर लेते हैं बर वक्त, आज मेरे अपने घर पर खाना नहीं मिला है, मुझे बाहर से खाना मंगाना पड़ा है। सही बात। तो कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन ही नहीं है। सर आप ये बताएं कि आप इन जो 1 करोड़ नौकरियां देनी थी और 50 लाख घर बनाने थी, इस घर बनाने में आप भी उसके कंस्ट्रक्शन वालों में से आप साथ थे, वज़ीर आज़म साहब के टीम में से थे सर। तो वो वाकई वो प्रोजेक्ट जो है वो वज़ीर आज़म का ऐसे ही यूटर्न कहें उसको भी सर? देखिए मैं आपको बताऊं, जो आपने कहा 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, इस वक्त हिस्ट्री में मेरे ख्याल में मुशर्रफ साहब के बाद पहली बार लार्ज स्केल इंडस्ट्री में टर्फ के थ्रू इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक। मेरी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है एल्युमिनियम की, हम डबल कर रहे हैं कैपेसिटी। मेरे पार्टनर हैं आगा स्टील, पाकिस्तान की बड़ी कंपनी है, वो अपनी फैसिलिटी डबल कर रहे हैं। बड़ी बड़ी मिलें, आप टाइल की मिलें, ये सब टेक्सटाइल वाले देखें डबल कर रहे हैं। इस वक्त जो सरिया जा रहा है ना, हम चूँकि हम रखते हैं इसका हिसाब, 80% सरिया की कंजम्पशन कमर्शियल कंस्ट्रक्शन में नहीं है, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन। ये जब यूनिट लगेंगे और लगने के बाद यकीनन उसमें पाकिस्तानी इंसानी काम करेंगे तो आप समझेंगे कि एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी जनरेट होने जा रही है। फिर जो आपने कहा कि 50 लाख मकान का उनका विज़न था, यकीनन उनका विज़न था 50 लाख मकानों का तमाम इंडस्ट्री का। वो मुझे नहीं लगता पूरा हो पाएगा, क्योंकि देखिए मेन जो काम था ना वो था कराची और सिंध वर्टिकल कंस्ट्रक्शन। और पिछले 28 माह में 110 नक्शे पास किए हैं, एवरेज एक नक्शे के साथ 50 फ्लैट, तो यानी 6000 मकानों के फ्लैटों के नक्शे पास हुए सिंध में। अब आप ये सोच सकते हैं कि ये 5 करोड़ की आबादी में सिर्फ 6000 फ्लैट बनेंगे 1.5 साल में? नहीं, रिक्वायरमेंट तो पूरी हो रही है। कैसे हो रही है? इलीगल, अनऑथराइज, अनअप्रूव काम किया जा रहा है, जो आपने पहले कहा, और उसके पैकेजेस लिए जा रहे हैं और वो पैकेजेस में सब एंजॉय कर रहे हैं। मसला किसको है? मसला उसको है जो रेगुलेटेड लीगल काम करना चाहता है। मैंने आपसे शुरू में कहा कि आप मेरा प्लॉट का अप्रूवल करा लें, आप थक जाएंगे। आप वहाँ के इंस्पेक्टर से सेटिंग कर ले कि मैं ऐसे ही बना लेता हूँ, आप 6 महीने में बना के फारिग हो जाएंगे, उसकी रजिस्ट्री भी हो जाएगी, उसकी तमाम चीज़ें हो जाएंगी। तो देखिए हमें अपना, ये हमारा अपना प्रोविंस है, हम यहीं पैदा हुए बड़े हुए, यहीं हमने काम किया, बट हमें अपना डायरेक्शन सीधा करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि इलीगल, अनऑथराइज, अनअप्रूव काम पे भरपूर एक्शन लें। जब आप बैठते हैं सीएम साहब के साथ बैठते हैं, मिनिस्टर्स के साथ बैठते हैं, तो ये आप बात करते होंगे डेफिनेटली जी। वो आपको क्या रिस्पॉन्ड करते हैं? वो बिल्कुल बोलते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, काम होना चाहिए, बट आई डोंट नो, काम आप सही कह रहे हैं, वो इस पर कौन ना कह सकता है। देखिए ये बिल्डिंगें वो हैं जिनकी लाइफ 15-20 साल है, गिर जाती है, हर 2 महीने में देखते हैं ना, इस पर कौन ना कह सकता है। पर काम सिर्फ कहना होते हुए दिखाई भी देना चाहिए ना। देखिए आप आज गाड़ी में हम चारों बैठ जाएं और किसी भी इलाके में घुस जाएं, रेजिडेंशियल मकान पे ग्राउंड प्लस 3, 4, 5 बना हुआ है। सर सिंध गवर्नमेंट को फाइनल मैसेज क्या देंगे? सिंध गवर्नमेंट को फाइनल मैसेज ये दूंगा कि अपनी पॉलिसीज़
डायरेक्शन सीधा कर लें, वरना कराची से, सिंध से ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड इन्वेस्टमेंट चला जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप भी चली जाएगी। पंजाब चले जाएंगे, पंजाब चले जाएंगे, इस्लामाबाद चले जाएंगे। देखिए पैसा और पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। राइट। सर मुस्तफ़ा साहब, आप एनर्जी सेक्टर के लिए फाइनल कमेंट्स मैसेज क्या देंगे? मैं एनर्जी सेक्टर के लिए कहूँगा कि गैस जो है हमारे पास ख़त्म होने वाली है, इसके ऊपर आप सीरियस सोचें क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, हमारे पास हवा है, सिंध के अंदर बहुत अच्छी हवा है जिससे विंड से बिजली बन सकती है, ठीक है ना। हमारे पास सूरज है, सन से बिजली, सोलर बिजली बन सकती है। तो हम मैक्सिमम बिजली बनाएं, सस्ती बिजली बनाएं, उससे गाड़ियाँ भी चलाएं, उससे घर में कुकिंग भी उससे करें, इसलिए और कोई सोल्यूशन नहीं है ना। एलएनजी तो हमारी कुकिंग में काम नहीं आ सकता ना। राइट। तो सर, अभी आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की ये पीपल्स पार्टी है या ये जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी? ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी है और भुट्टो आज भी जिंदा है बिलावल के शक्ल में। बहुत बहुत शुक्रिया नादिर गबोल साहब, हसन बख्शी साहब, मुस्तफ़ा अब्दुल्ला साहब, लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल करीम साहब। इसके साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। जहाँ भी रहें खुश रहें, अपने आप को कोरोना वायरस के समय तमाम बीमारियों से बचा के रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।